IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, IBN 7 की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। आज हम एक खास इंटरव्यू लेके आए हैं। दिल्ली में शाम को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, लेकिन उस चुनाव प्रचार के पहले का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू, जी हाँ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी मेरे साथ हैं। सर, स्वागत है IBN 7 में आपका। धन्यवाद बात करने के लिए। अमित जी, सीधा सा सवाल है मेरा। आप लोगों ने पिछले 8 महीनों में 4 विधानसभाएं जीती लोकसभा के बाद। दिल्ली में आपने स्ट्रैटेजी बदली, आपने CM का कैंडिडेट अनाउंस किया, अभी तक आप नहीं करते थे। क्यों ये स्ट्रैटेजी बदली? इसके पीछे की वजह क्या थी? देखिए, ये कोई प्रस्तावित प्रणाली का नहीं है कि मुख्यमंत्री न घोषित किए हुए राज्यों के चुनाव लड़े जाए। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार मुख्यमंत्री घोषित कर चुनाव लड़ा है। गुजरात हो, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, कई जगह पे घोषित कर लड़े, जीते भी हैं। कर्नाटका में भी हम घोषित कर लड़े थे। तो ये कोई नई बात नहीं है। ये निर्णय राज्य की परिस्थिति को ध्यान में रखकर और वहाँ की अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखकर हमेशा पार्टी रहती है, और ये निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड का होता है। मुझे उसमें कोई नई बात नहीं दिख रही। नहीं, ये आपके विरोधी आरोप लगा रहे हैं, खासकर आम आदमी पार्टी के लोग, कि नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए किरण बेदी का चेहरा दिया गया। देखिए, आम आदमी के आरोप के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। उनका काम ही है आरोप लगाना, और मैं मानता हूं कि एक नए प्रकार की राजनीति की वो शुरुआत करने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं कम से कम इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। पर ये बात सही है क्या कि किरण बेदी को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल किया गया है? जी आप पर आँचना है? जी नहीं, करप्शन और क्राइम के खिलाफ लड़ने का उनका रिकॉर्ड है। एक साफ सुथरा सार्वजनिक जीवन का रिकॉर्ड है। एक प्रशासनिक अधिकारी के नाते ऑनेस्ट अधिकारी की उनकी जो छाप है, उसका भारतीय जनता पार्टी को निश्चित चुनाव में फायदा है। और मैं मानता हूं कि किरण जी के इंक्लूड होने से, भारतीय जनता पार्टी के नेता की घोषणा होने से भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं बढ़ी। पर आपके विरोधी उल्टा कह रहे हैं कि पार्टी का जो विरोधाभास था वो दिखने लगा है, काडर काम नहीं कर रहा है, नेता नाराज है किरण बेदी के आने से। देखिए, विरोधी कुछ भी कहे, मीडिया कुछ भी कहे, कैडर से मेरा लाइव संपर्क होता है। मैं पार्टी के कैडर से के साथ संपर्क में हूँ। टॉप टू बॉटम सभी लोग चुनाव के मैदान में हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। आपके हिसाब से किरण बेदी के आने से बीजेपी को कितनी सीटों का फायदा हुआ? ऐसे किसी व्यक्ति के आधार पर सीटों का फायदा नुकसान नहीं होता। एक माहौल जो बनता है, वो माहौल में निश्चित रूप से बढ़ोतरी हुई। ये मैं इसलिए पूछ रहा था कि क्या अगर किरण बेदी का नाम पहले अनाउंस करते तो और ज्यादा फायदा हो सकता था? आज नेक टू नेक की स्थिति तमाम ओपिनियन पोल में नहीं दिखाई देती। ओपिनियन पोल का अपना एक तरीका होता है। इतनी बड़ी दिल्ली में 3-4 हजार लोगों को पूछकर ओपिनियन पोल करना, मुझे लगता है, आप राह देखिए 10 तक, हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं चुनाव को। तो किरण बेदी को लेकर आपको मैं फिर से उसी सवाल पर इसलिए लौट रहा हूँ कि उनको पैराट्रूपर बोला गया, ऊपर से थोपा हुआ लीडर बोला गया, बीजेपी के सोच की नहीं है। उनके पुराने ट्वीट्स की बात की जाती है कि उन्होंने आप लोगों के खिलाफ ट्वीट भी किए थे जब वो अन्ना के आंदोलन से जुड़ी थी। आपको लगता है ये सब चीज़ें कहीं हार्म तो नहीं करेंगी? क्या ट्वीट किया था हमारे को? गुजरात दंगों को लेकर उन्होंने लिखा था। देखिए, किरण जी का एक ही ट्वीट भारतीय जनता पार्टी के लिए था कि RTI को किरण जी ने मान्यता देनी चाहिए। अब किसी व्यक्ति की 100 चीजें हैं, उसमें से एक चीज डिफर होती थी, डजंट मीन कि विरोधाभास। मैं ऐसा नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी शुद्ध राजनीति में मानती है, वो भी मानती है। भारतीय जनता पार्टी पारदर्शिता में मानती है, वो भी मानती है। भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट की राजनीति में मानती है, वो भी मानती है। हम करप्शन और क्राइम दोनों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है हमारी, उनकी भी है। काफी साम्यता है भैया। एक ट्वीट को लेकर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहिए। अब आगे बढ़ता हूँ। अमित जी, आपको रणनीति का शहंशाह कहा गया। आपको दिल्ली की राजनीति में आपकी और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी को कहा गया जय और वीरू की जोड़ी है, शोले वाली जोड़ी है। ऐसे बड़े जोड़े ठीक नहीं है। मोदी जी देश के बहुत बड़े नेता है, और मैं मानता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में देश का सम्मान बढ़ा है। मोदी जी के साथ इस तरह से जोड़ना ठीक नहीं है। मगर भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, निश्चित रूप से जो टीम रणनीति बनाती है उसका हिस्सा मैं भी हूँ। ये आप ही की रणनीति थी कि सभी MPs को पिछले बजट से, पिछले सेशन में कहा जाए कि कैंपेनिंग शुरू कर दो।
आप ही की रणनीति थी कि 70 कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए 70 एमपीज को जिम्मेदारी दी गई। 70 एमपी को नहीं दिए, 70 कार्यकर्ता को दिए। हर बार करती है भारतीय जनता पार्टी। हम कैडर के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, संगठनात्मक रूप से हम चुस्त दुरुस्त हैं। सबसे अच्छा संगठन देश में भारतीय जनता पार्टी का है, तो हम हमारे पक्ष में संगठन का उपयोग करें, इसमें मुझे कोई अनुचित नहीं लगता। आपके विरोधी कहते हैं कि आप डिफेंसिव पे हैं, तभी आप लोगों ने पूरी सरकार को लगा दिया। आप कह रहे हैं, मेरे हिसाब से क्या ये एग्रेसिव अप्रोच है कि हमको सबको लगाना चाहिए? इससे 3 मंत्री ज्यादा महाराष्ट्र में लगे थे, अगर क्योंकि ये दिल्ली में चुनाव है, मीडिया का सेंटर है दिल्ली, देश की कैपिटल है, आप लोगों का ध्यान ज्यादा है, मगर इससे 3 मंत्री ज्यादा महाराष्ट्र के चुनाव में लगे थे। अमित जी, 3 दिनों में एक नया खुलासा हुआ। आवाम नाम की संस्था सामने आई और उसने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। वो आरोप जिसके बिना पर आम आदमी पार्टी बनी थी, ईमानदारी, सच्चाई, पारदर्शिता। आपको लगता है कि इस खुलासे के बाद बीजेपी को फायदा पहुंचेगा, आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचेगा? फायदा नुकसान का इसमें सवाल नहीं है। कथनी और करनी के बीच में अंतर नहीं होना चाहिए, ये राजनीति के मूल सिद्धांत का सवाल है। इन्होंने कहा था कि हम किसी से कैश से डोनेशन नहीं लेंगे। अब कैश में उनको पैसे मिलने लगे, वो पैसों का करे क्या, इसलिए उन्होंने रूट घुमाकर अपने खाते में चेक बनाकर पैसा जमा किया। ये साफ शट एंड ओपन एंड शट केस है और इसका जवाब आप पार्टी ने देना चाहिए। एक रात में ही 2 करोड़ जैसी बड़ी अमाउंट आप पार्टी के अकाउंट में जमा हो जाती है और वो कहते हैं कि हमें कहां से आया मालूम नहीं है। भाई, आपके योगेंद्र यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने खुद देखा है, जिसमें योगेंद्र जी ने कहा था कि 10 लाख के ऊपर के हरेक चंदे को हमारी पब्लिक अफेयर्स कमेटी जांच करेगी और वो पब्लिक अफेयर्स कमेटी के अध्यक्ष है श्रीमान केजरीवाल। तो ये 50-50 लाख के 4 चेक की जांच भी उन्होंने करी होगी और अगर जांच करी है तो चुप्पी से एक काला धन उन्होंने चुनाव के काम में लिया है। वो एक्सपोज हो चुके हैं और जो बातें कहते थे वो अब कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए इधर उधर जांच करो, ये करो। जांच का सवाल क्या है भाई, जांच होगी जब होनी है। दिल्ली की जनता ने 7 तारीख के पहले निर्णय देना है, आप 7 तारीख के पहले जवाब दीजिए कि आपके पास ये जो 2 करोड़ रुपया आया ये आपके संज्ञान में था या नहीं था। सवाल ही नहीं है संज्ञान में न होने का, क्योंकि आप पार्टी का सबसे बड़ा अगर डोनेशन रिसीव्ड हुआ है तो उस दिन हुआ है और वो कहते हैं कि हमें मालूम नहीं कौन देकर गया। पर अमित जी, कल तो आपको ऐसे दाऊद देकर जाएगा तो क्या ले लोगे? अमित जी, अरविंद केजरीवाल कहते हैं अगर मैंने गलती की तो मुझे अरेस्ट कर लीजिए, आप, आपकी सरकार है, आपकी एजेंसीज हैं, आप क्यों नहीं अरेस्ट करते? देखिए, बातों को अलग दिशा में ले जाने का प्रयास करें। उनको मालूम है कि 7 तारीख तक जांच समाप्त नहीं हो सकती, उनको मालूम है। अरेस्ट तो बाद में करेंगे, पहला गलती है या नहीं वो तो बताओ भाई। वो तो नहीं मान रहे, वो तो कह रहे हैं पैसा लिया हमने, उनकी जांच करो जाके। तो वो ज्यादा बुरी चीज है, क्योंकि 2 करोड़ रुपया आपके अकाउंट में जमा हुआ है। आपने कहा है कि 10 लाख के ऊपर का हर एक ट्रांजेक्शन की मेरी उनकी पब्लिक और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जांच करेगी और उसके बाद में स्वीकारा जाएगा। अब आप कह रहे हो हमें मालूम नहीं, उसकी जांच करो। तो इसका मतलब उन्होंने जो ईमानदारी का, शुचिता का जो पाठ पढ़ाया वो एक्सपोज हो गया है। मैं तो निश्चित रूप से मानता हूं पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं और दिल्ली की जनता उनको जान चुकी है। लेकिन अमित, सिर्फ इस बारे में नहीं, काफी चीजें ऐसी हैं। उन्होंने कहा था हम कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे, समर्थन लेके सत्ता में बैठ गए। उन्होंने कहा था हम शीला दीक्षित पे एफआईआर बनाएंगे, नहीं बनाई क्योंकि समर्थन ले लिया था। उन्होंने कहा था हम लोक दरबार करेंगे, नहीं किया। उन्होंने कहा था हम सरकारी गाड़ी और सरकारी मकान नहीं लेंगे, ले लिया। उन्होंने कहा था मेट्रो में ट्रैवल करेंगे, एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रैवल करने लगे। सारी चीजों में कथनी और करनी में अंतर है। जब तक नहीं था तब कुछ और स्टैंड था, जब अधिकार दिया जनता ने तो अलग स्टैंड पर वो पाए गए। लेकिन अमित जी, इस बात का जवाब दीजिए कि आम आदमी पार्टी चाहे जैसी भी है, चाहे उसने गलत पैसा लिया, वो कम से कम अपने डोनर्स की लिस्ट तो पब्लिक करती है। बीजेपी क्यों नहीं करती है कि आपके डोनेशन कहां से अभी आप मुझे बताइए, देश किसी कानून के आधार पर चलना चाहिए या विम्स के आधार पर चलना चाहिए? अगर कानून के आधार पर चलना चाहिए
तो मेरी पार्टी कानून के आधार पर ठीक तरह से चल रही है। हमारा हिसाब हम देश के चुनाव आयोग को बरोबर सबमिट करते हैं और चुनाव आयोग की आज तक कोई टिप्पणी नहीं है। और मेरे को तो यहाँ तक पता लगा है कि आम आदमी पार्टी ने अपने 2000 जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसका हिसाब किताब भी सबमिट नहीं किया है। आप लोगों ने कर दिया है? हमारा भी ज्यादातर होगा, सभी कैंडिडेटों का। अमित जी, एक चीज जानना चाहूंगा मैं आपसे, अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या बीजेपी को इसलिए स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ी कि यहाँ पर एक ऐसी पार्टी थी जो दिल्ली में कॉन्सेंट्रेटेड थी और दिल्ली में पिछले 8 महीने से काम कर रही है, बनारस के बाद वो दिल्ली में आके काम करना शुरू कर दिया? आप मुझे एक बताइए, बार बार आप कहते हैं कि स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ी, स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ी। आप ऐसा मानते हैं कि हर चुनाव एक ही रणनीति से लड़ा जा सकता है? नहीं, नहीं, बिल्कुल कभी नहीं हो सकता। हर हालात में नहीं होते, हर हालात में नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी यहाँ की स्थिति को देखकर अच्छे से अच्छा करने के लिए अगर किसी को इंक्लूड करती है, उसके बाद में 1.5 महीने में 2 साल से जो 700 बैंक अकाउंट की सूचनाएं आकर पड़ी थी भारत सरकार के पास, उसको एसआईटी को दे दिया गया जांच करने के लिए। एसआईटी उस पर जांच कर रही है और इसके लिए जो कुछ भी द्विपक्षीय करार, अंतर्राष्ट्रीय करार आड़े आ रहे हैं, उस पर वैश्विक एकमत बनाने के लिए वैश्विक फोरम में जहां जहां प्रधानमंत्री जी गए, उन्होंने ब्लैक मनी के लिए एक आम राय बनाने का प्रयास किया है। इससे हम कभी डिफर नहीं है, उस पर सीरियसली काम चल रहा है। और जहां तक 15 लाख का सवाल है भैया, ये चीज को बताने का एक जुमला होता है। 15 लाख कभी किसी के बैंक अकाउंट में नहीं जाता है। मोदी जी का कहने का तात्पर्य था कि ब्लैक मनी का जो भी पैसा आएगा उससे देश के गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जाएगी और उनका कल्याण किया जाएगा। ये सारे लोग समझते हैं, पर अब विपक्षी पार्टी को इसको उठाना है तो उठाए। आज भी हम भारतीय जनता पार्टी उस चीज पर कायम है, जितना भी ब्लैक मनी का पैसा वापिस आता है वो सबका उपयोग गरीबों की कल्याण की योजनाएं बनाकर उनके कल्याण के लिए किया जाए। पर अमित भाई, प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि कितना काला धन वापस आए बाहर है हमको पता ही नहीं है। मन की बात इसका मतलब ये नहीं कि लाना नहीं है, अमाउंट अभी किसी को मालूम नहीं। तो विरोधी इसी को तो कहते हैं क्या कि उनको तो पता ही नहीं है कि कितना काला धन है, कैसे उन्होंने 15 लाख का प्रॉमिस कर लिया। देखिए 15 लाख को पकड़ कर मत चले। इस वक्त उस वक्त जो आंकड़ा कुछ सर्वे के आधार पर मीडिया में आया था, उसी आंकड़े को वो तो काला धन आएगा, अश्योर निश्चित रूप से आएगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। क्योंकि कई लोग नाराज भी, जैसे राम जेठमलानी अक्सर बोल रहे हैं इस तरह की बात। देखिए सबके अपने अपने मत होते हैं। सरकार जितनी स्पीड हो सके उतनी स्पीड से काले धन को वापस लाने के लिए काम कर रही है। पिछले 8 महीनों का कार्यकाल दिल्ली के चुनावों के लिए उसके आधार पर वोट मांगे जाएंगे जो मोदी जी का हम मांग ही रहे हैं। मैं मानता हूं कि 10 साल के अंदर यूपीए की सरकार महंगाई को कम करने में विफल रही थी, हमने वो 8 महीने के अंदर कर दिया है। महंगाई का सूचकांक जो 6.7 से 7% के बीच में था, उसको 0 से 1.5% पर लेके आए। पेट्रोल डीजल के दाम गिरे हैं। देश के हर परिवार का, किसी भी आय ग्रुप का परिवार क्यों न हो, इनकम ग्रुप का परिवार क्यों न हो, इसके बजट में 1500 से 4500 रुपये की कमी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। ग्रोथ रेट में बढ़ोतरी, सीमाओं की सुरक्षा को हमने सुनिश्चित कर लिया है। मेक इन इंडिया के माध्यम से उत्पादन भी बढ़ रहा है, रोजगारी भी आगे बढ़ेगी। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से बेकारों की फौज को स्किलफुल बनाकर उनको रोजगारी देने का काम आगे बढ़ा है। काफी चीजों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अच्छा काम किया है और मैं मानता हूं कि 8 महीने के अंदर देश की जनता का मोदी जी में भरोसा बढ़ा है और सरकार पर भरोसा बढ़ा है और दुनिया का देश में भरोसा बढ़ा है। दुनिया अब सीरियसली भारत की विकास की गाथा को ले रही है और वो मानते हैं कि 21वीं सदी भारत की सदी होने वाली। तो इतना अच्छा काम हुआ है तो फिर आप विजन डॉक्यूमेंट क्यों लेके आए? मैनिफेस्टो क्यों नहीं दिया आपने दिल्ली को? देखिए पिछली बार दिया था आपने मैनिफेस्टो और विजन डॉक्यूमेंट दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों पार्टी के कमिटमेंट है, शब्दों के पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। हमने महाराष्ट्र में भी विजन डॉक्यूमेंट ही रखा है, यहाँ पर भी विजन डॉक्यूमेंट रखा है, झारखंड में भी विजन डॉक्यूमेंट रखा है। तो ये अब हमेशा विजन डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है, कोई शब्द से कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। ये कह रहे हैं कि पुलिस व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो जाएंगे, पूर्ण राज्य का दर्जा को लेकर कमिटमेंट देना पड़ेगा मैनिफेस्टो में, इसीलिए आपने विजन डॉक्यूमेंट नहीं, उसमें हमारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। मैं अभी क्लियर करा देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी मानती है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का स्टेटस देना एक अति गंभीर
और सोचकर फैसला करने वाली बात है। उसको चुनावी वोट बैंक से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जब चुनाव की पूरी गर्मी खत्म हो जाए तब सभी स्टेक होल्डर ने शांत मन से इस पर चर्चा करके देश हित में निर्णय करना चाहिए। ये हमारा स्टैंड है। तो आपकी क्योंकि ये बात आई है सामने कि दिल्ली चुनावों में अगर सरकार बनती है बीजेपी की, तो नरेंद्र मोदी की जीत होगी या किरण बेदी की जीत होगी? सबकी जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी निश्चित रूप से। मोदी जी हमारे नेता है, तो मोदी जी के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। और ये रेफरेंडम माना जाए मोदी जी के कामकाज का? देखिए, कोई भी चुनाव किसी सरकार के काम का, केंद्र सरकार के काम का रेफरेंडम नहीं हो सकता। उसका एक अहम हिस्सा जरूर होता है केंद्र सरकार की कार्यवाही, मगर चुनाव काफी चीजों को मिलकर बनता है। चुनाव किसी एक मुद्दे पर कभी नहीं जाता। इस तरह की एजेंडा सेट करना ठीक नहीं। कुछ आरोप गंभीर लगाए हैं अरविंद केजरीवाल ने, मैं चाहूंगा कि आप जरूर सफाई दे दें। जी निश्चित। वो ये कहते हैं कि आप एक्स जगह पर बटन दबाओ, वोट पड़ेगा कमल पर। चुनाव आयोग मशीनों को मैनेज कर लिया है। चुनाव आयोग ने स्पष्टता कर दी है, ये इनका सिंपैथी गेन करने की स्टाइल का एक और एग्जाम्पल है। क्या ये चुनाव हारने की घबराहट है कि वोट कहीं पड़ेगा, पहले से बोलना शुरू कर दो? मैं ऐसा कहना नहीं चाहता, मगर उनका एक सिस्टम है भोला सा चेहरा रखकर सिंपैथी गेन करना, इसी का एक हिस्सा है। चुनाव आयोग ने कल ही स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी कोई ईवीएम मशीन में, ऐसा कोई ईवीएम मशीन नहीं है जिसमें कोई भी बटन दबाओ तो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगी। ये हास्यास्पद बात है। गोत्र को लेकर एक विवाद शुरू हुआ, आपने उनको उपद्रवी कह दिया, उन्होंने उसको अग्रवाल समाज से जोड़ दिया और कंट्रोवर्सी खड़ी। ये भी बहुत, मैं मानता हूं कि बहुत राजनीति का स्तर नीचा ले गए अरविंद जी। हमारी एडवर्टाइज बहुत स्पष्ट है कि आप पार्टी का उपद्रवी गोत्र। अब अरविंद केजरीवाल जी अपने आप को ही आप पार्टी मानते हैं क्या? हमने आप पार्टी के वैचारिक गोत्र की बात की है, किसी जाति विशेष के गोत्र की बात नहीं की। और अरविंद केजरीवाल जी ऐसा कर जातिवाद फैलाना चाहते हैं। मेरा तो उनसे कम से कम रिक्वेस्ट है कि ऐसा न करें। अग्रवाल समाज बहुत पढ़ा लिखा और समाज में कंट्रीब्यूट करने वाला समाज है। वो ठीक से चीजों को समझता है और वो खुद कहते हैं कि मैं एनार्किस्ट हूं, हमारी पार्टी एनार्किस्टों की पार्टी है। तो हमने वही चीज को दोहरा है कि आप पार्टी का उपद्रवी गोत्र। एनार्किस्ट का हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा? उपद्रवी तो होता है। तो वो जो कहते हैं आई एम एनार्किस्ट, इसका हमने हिंदी अनुवाद किया है। इसमें जाति के साथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। आपको नहीं लगता कि आप जितना हमला करते हैं अरविंद केजरीवाल पर या आम आदमी पार्टी पर, उतना उसका फायदा कर देते हैं इनडायरेक्टली? देखिए, हमने कोई हमला नहीं किया। हमने उन्होंने जो कहा है और हकीकत है, दोनों चीजों को लोगों के सामने रखा है। हम लोगों को तय करना है। मैंने तो भाई नहीं कहा था मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा। हमने ना लिया है, ना लेंगे। उन्होंने कहा था हम कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे और ले लिया, तो जवाब तो देना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि हम सरकारी गाड़ी बंगला नहीं लेंगे और ले लिया, तो जवाब। उन्होंने कहा था हम हर सप्ताह लोक दरबार करेंगे और नहीं किया, तो जवाब तो देना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर को परमानेंट कर देंगे और नहीं किया, तो उनको जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि मेरे सारे लोग जो चुने हुए लोग मेट्रो में घूमेंगे, दिखाई नहीं पड़े, तो जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि हम आम आदमी है, एग्जीक्यूटिव क्लास में कभी नहीं घूमेंगे और अब घूम रहे हैं, तो जवाब तो देना पड़ेगा। इन्होंने कहा था कि हम चुनाव में काले धन का उपयोग नहीं करेंगे, अब कर रहे हैं, तो जवाब देना पड़ेगा। मैंने कोई अपनी ओर से आरोप नहीं लगाया। मैंने इतना विनम्र प्रयास जनता के सामने किया है कि उन्होंने क्या कहा था और वो क्या कर रहे हैं। वो ये भी कहते हैं दो चीजें कि किरण बेदी पर आप लोगों ने गैग ऑर्डर लगा दिया है। वो ये भी कहते हैं कि अमित शाह दिन में कई बार झूठ भी बोलते हैं। चलिए, वो अब उनका गैग ऑर्डर लगा है, जनता का फैसला करने। किरण जी को किसी ने रोका नहीं है। वो हर रोज रैलियां कर रही है, वो हर रोज रोड शो कर रही है, वो हर रोज बोल रही है। केजरीवाल जी को हर रोज एक झूठ बोलने की आदत है, ये इसी का एक हिस्सा है। डिबेट में आने से जो उन्होंने चुनौती दी थी कि पब्लिक डिबेट करते हैं, वो क्यों नहीं हो पाया? देखिए, पब्लिक डिबेट तू मैं नहीं होती। उन्होंने जैसे ही पब्लिक डिबेट का कहा, हमने हर रोज 5 सवाल पूछना चालू किया है। अब तक 30 सवाल पूछ चुके हैं, एक का भी जवाब नहीं दिया। दे भाई जवाब। अगर डिबेट ही चाहते हैं तो हम तो सवाल उनको फोन कर नहीं पूछ रहे,
मीडिया के सामने पूछ रहे हैं, वो मीडिया के सामने जवाब दें। आज तक 30 सवालों में से एक भी सवाल का जवाब श्री केजरीवाल ने नहीं दिया है। आज भी हम और 5 सवाल पूछने वाले हैं। रोज पूछेंगे? रोज पूछेंगे। आवाम को लेकर कहा गया कि बीजेपी उसको फंड कर रही है, बीजेपी मदद कर रही है, बीजेपी की इशारे पर आवाम के लोग काम कर रहे थे। देखिए, उन्हीं का आरोप है। हमारा उनसे कोई लेन देन नहीं है। इशारा किसका भी हो, आवाम को ने वो चीज छोड़ दीजिए। हकीकत क्या है, ये चेक आपके अकाउंट में जमा हुआ है या नहीं हुआ है? ये चेक, पैसा तो लिया है, मानते हैं इस बात को, ठीक है, ये गलत कंपनी है या नहीं है? आपने कहा था कि मेरी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी 10 लाख से ऊपर के हर एक चंदे को जांच कर लेगी। ये 10 लाख से ऊपर का चंदा है या नहीं है? इसका मतलब है कि आपने जांच कर लिया है, तो आपने जांच कर काले धन को स्वीकार किया है। योगेंद्र यादव जी ने कहा था कि मेरी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी 10 लाख से ऊपर का हर एक चंदा जांच कर लेगी। अरे 50 लाख का चंदा है, और एक ही दिन में रात को 12 बजे 2 करोड़ रुपया आपके अकाउंट में डल जाता है, जो आपका हाईएस्ट रिसीविंग डे है, उसकी आप जांच नहीं करोगे किसने पैसा दिया? अगर वो ये पब्लिक डोमेन में नहीं डालते तो ठीक रहता, मतलब चुपचाप ले लेते जैसे बाकी पार्टियां लेती हैं। बाकी उन्होंने ईमानदारी की बात करके फंस गए वो। देखिए, ऐसा है, इस देश के अंदर एक कानून बना है, जहां तक हमारा है हम वो कानून के तहत काम करते हैं, और चुनाव आयोग को हमारा हिसाब बरोबर सबमिट करते हैं। ये तो कानून उन्होंने खुद ने, अपनी पार्टी ने बनाया, उन्होंने बना है, और इसीलिए फंस गए उसी में। फंस गए मतलब वो अब कर नहीं पा रहे हैं। तो अब आपकी क्योंकि सरकार है तो आप कार्रवाई करेंगे? अगर दिल्ली में सरकार बनती है तो जांच की जाएगी इनके चंदों की जो जांच हो रही? देखिए, चंदों की जांच का जहां तक सवाल है, उसका निर्णय सरकार करेगी। आवाम वालों ने शायद भारत सरकार को पत्र भी लिखा है, उचित समय पर उसको उस पर निश्चित कार्यवाही की, मगर उसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। चुनावी मुद्दा इतना है कि आपने 2 करोड़ का काला धन वाइट कर चुनाव के उपयोग में लाया। एसआईटी बनाने की मांग कर रहे हैं इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के लोगों का, आप लोगों को चिट्ठी भी लिखी है, वो आपको शायद मिली भी हो। लोगों का ध्यान भटकाने का उनका काम है। अब जब फंसे हैं तब एसआईटी की बात करें। क्यों 5 दिन पहले एसआईटी की बात नहीं करते थे भाई? जब आप अकेले फंस गए तब सबकी जांच की बात कर रहे हो। हमने तो कोई ऐसा चेक नहीं लिया। 9 महीनों से आपकी सरकार रही, आखिरी 4 दिन में खुलासा क्यों होगा? इस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सरकार आपने पहले क्यों नहीं इन कंपनियों की जांच की? सरकार ने खुलासा नहीं किया, किसी एनजीओ ने किया है, और उसके बाद पब्लिक डोमेन में आया है। अगर एनजीओ पहले करता तो पहले हो जाता। आप लोग जांच नहीं कर रहे थे इनके लिस्ट? हम नहीं जांच कर सकते, चुनाव आयोग ने करनी होती। अमित जी, एक चीज और जानना चाहूंगा इसके पहले कि हम वाइंड अप करें, आखिरी इशू पे आऊं। इतनी देर की डिबेट में हम लोग आम आदमी पार्टी के बारे में बात करते रहे, तो क्या ये माना जाए? ऐसा नहीं है, मैंने मेरी सरकार ने जो अच्छे काम किए वो भी रखे हैं। नहीं, हाँ, मेरा सवाल कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। तो कांग्रेस क्या इस आधे घंटे के इंटरव्यू में 3 मिनट का समय उसको मिल पाएगा? ये स्थिति में आ चुकी है। देखिए, इंटरव्यू तो आपके सवाल से बनता है, मैं तो रिसीविंग एंड पर होता हूँ। आप पूछ ही नहीं रहे, मैं क्या कर सकता हूँ? कांग्रेस ने शुरू में हार मान ली है इन दिल्ली चुनावों में? नहीं, कांग्रेस का अपना संगठन है, अपने एक वोट बैंक भी है, वो अपने अपने जगह पे अच्छा काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कुछ बातें कही हैं, प्रचारक हैं, प्रचार करते रहते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं प्रधानमंत्री। राहुल गांधी कहते हैं कि मिसलीड किया जा रहा है आप लोगों को, सिर्फ वादे किए जाते हैं। प्रचार करना कोई बुरी बात नहीं है। सूट की कीमत राहुल जी को कौन कहकर आया, वो राहुल जी जरा बता दें, उनको बताना चाहिए। की कीमत आई कहां से, आपको क्या लगता है? मुझे मालूम नहीं, मैं ही पूछ रहा हूं कहां से आई भाई। ऐसा राहुल जी को कौन कहकर आया, राहुल जी बताए जरा कि सूट की कीमत उनके कान में कौन कहकर गए। और ब्लैक मनी को लेकर प्रॉमिस किया था, पूरा नहीं किया, हवा में किले बनाते हैं। ये सही नहीं है। हम गंभीरता से काले धन के मामलों को सरकार गंभीरता से ले रही है, और उस पर स्पष्ट कार्यवाही करने की शुरुआत की है। उनकी सरकार थी तब ना एसआईटी बनी थी, ना बैंक अकाउंट्स के जो डिटेल थे वो एसआईटी को दिए गए। ये दोनों काम हमने किए हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि बीजेपी भी वैसी ही होगी जैसी कांग्रेस थी। सत्ता में आने के बाद एरोगेंस आ गया है, सत्ता में आने के बाद बीजेपी के लोग। जरा आप बताइए ना किस प्रकार का एरोगेंस? मैं तो आपके सामने बैठकर आराम से बात कर रहा हूँ भैया, क्या एरोगेंसी है, किस प्रकार का एरोगेंस? चुनाव में जीतना, उसको अगर कोई एरोगेंस मानकर इंटरप्रेट करता है
तो चुनाव जीतना हमारा काम है, चुनाव को हम जीतते हैं। क्या आपको लगता है ये जो अश्वमेघ यज्ञ चल रहा है, जो घोड़ा दौड़ता जा रहा है, ये कहां तक जाएगा? कांग्रेस मुक्त भारत की बात आप जो करते हैं, हमारा तो प्रयास है कि हर चुनाव हम जीते। जनता को तय करना है कि किसको सफलता देनी या नहीं देनी। और मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को करबद्ध निवेदन करता हूं कि इस देश के अंदर विकास की राजनीति की जो नई शुरुआत मोदी जी ने की है उसका वो समर्थन करे और मोदी जी के हाथ मजबूत कर कर दिल्ली को भी मोदी जी ने शुरू की हुई विकास यात्रा के साथ जोड़ दे। कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब क्या है कि कांग्रेस खत्म हो जाए? कांग्रेस नहीं, ऐसा हमने नहीं किया। कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब है हमारी जो चुनाव अभियान हमारा है उसमें हर चुनाव में हम विजय करते जाए, हमारी विचारधारा का विजय हो, यही हमारा मतलब है जो हर पार्टी कहती है। अमित शाह की स्ट्रेटेजी के तौर पर कहा जाता है दिल्ली का चुनाव खत्म होगा और बिहार की तैयारी शुरू कर देंगे, तो पहले ही शुरू हो चुकी है? पहले ही शुरू हो चुकी है। मेरा दौरा भी हो गया, 2 बैठकें भी हो चुकी है, उसमें कोई नई बात नहीं। हर पॉलिटिकल पार्टी करती है भैया। आप लोग कुछ ज्यादा तैयारी से करते हैं, नहीं ज्यादा बता कर करते हैं? हमारा संगठन अच्छा है इसलिए हम अच्छे से कर लेते हैं। चलिए अमित जी, मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा और बधाई भी दूंगा बेबाकी से बात करने के लिए, और हमारी आपके साथ शुभेच्छाएं हैं कि आप जो करें अच्छा करें, बेहतर करें और देश के लिए निश्चित अच्छा करें। अच्छा करें। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू अमित जी, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपसे बात करके।